गाइस सबसे पहले तो ये चीज बताओ कि ये पक्के टाइगर रिजर्व है कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है। इसे पखुई टाइगर रिजर्व भी जो है वो कहा जाता है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 2016 में इस टाइगर रिजर्व को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड जो है वो मिला है। राइट, इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड, भारत जैव विविधता पुरस्कार। और किस कैटेगरी में? कंजर्वेशन ऑफ थ्रेड एंड स्पीसीज की कैटेगरी में, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में इसको ये पुरस्कार मिला है। और किस चीज के लिए? तो यहां पर एक प्रोग्राम है, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, यानी कि हॉर्नबिल जो बर्ड होती है ना, चिड़िया जो होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम हमें देखने को मिला है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहां का है, लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर, बताइए। तो नागालैंड का ये फेस्टिवल हम लोग को हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को मिलता है। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। और भरेली नदी या फिर कामेंग नदी और पाक्के नदी इसके आसपास हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके नजदीक में ही हम लोग को पापुम रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में ही। और आसाम का नमेरी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है, और हम लोग को दोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके नजदीक ही समीप ही देखने को मिलती है। इसके अलावा मतलब जो पूरे महीने जो 12 मासी यानी कि सालों साल बहने वाली जो नदियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। नमेरी नदी, खारी नदी, और फिर हम लोग बात करें दिखोराई नदी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, अपर दिखोराई। और हम लोग को कामेंग नदी तो है ही यहाँ पर, राइट। और कामेंग नदी के वेस्ट की तरफ आप देखेंगे तो सेस्सा ऑर्चिड सेंचुरी भी यहाँ पर है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये जो पूरा क्षेत्र है वो ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है ये पर्टिकुलर क्षेत्र या फिर ये टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं गाइस, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब 2041 के दिल्ली मास्टर प्लान की हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये ड्राफ्ट सामने आया था, और ड्राफ्ट आप लोग के लिए काम का होता नहीं है, बट एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये मतलब एक्चुअली में है क्या, राइट। तो मास्टर प्लान है ये दिल्ली का। कोई भी सिटी जब बनती है तो उसका एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में वो सिटी कैसी होगी, है ना। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली किया क्या है कि 24 नवंबर तक की तिथि जो है वो बढ़ा दिया, अंतिम तिथि, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस मास्टर प्लान को लेकर अगर कोई आपत्ति व्यक्त करता है, जताता है, या कोई सुझाव सजेशन वगैरह देता है, तो वो अब 24 नवंबर तक दे सकता है, राइट। और मास्टर प्लान जो है वो मतलब मास्टर प्लान के सामने जो है वो रखा गया पब्लिक स्क्रूटनी, मतलब कि किसी को भी अगर आपत्ति है इस प्लान को लेकर, या किसी को अगर सुझाव जो है वो देना है, तो इन्होंने इसी साल जून में जो है वो ये ओपन किया था कि कोई भी व्यक्ति जो है आकर इस प्लान को लेकर सुझाव दे सकता है, मास्टर प्लान को लेकर, या फिर अगर उसको कोई आपत्ति है तो फिर वो सामने आ सकता है, राइट। और जैसे ही फिर ये इसकी लास्ट डेट जैसे ही फिनिश होती है, तो उसके बाद फिर अथॉरिटीज को 2 से 3 महीने लगेगा, और उसके बाद फिर फाइनल प्लान जो है वो सामने ला दिया जाएगा, और नोटिफिकेशन इस प्लान से रिलेटेड रख दिया जाएगा। तो ये मास्टर प्लान है क्या? तो किसी भी सिटी का एक मास्टर प्लान हम लोग को देखने को मिलता है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, ब्लूप्रिंट होता है कि आने वाले समय में वो सिटी कैसी बनेगी, फ्यूचर डेवलपमेंट कैसा होने वाला है उस सिटी का। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया जाता है, रिकमेंडेशंस होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, राइट, कि जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी है उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी इकोनॉमी कितनी है, उसका हाउसिंग पैटर्न किस प्रकार का है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, राइट, कम्युनिटीज फैसिलिटीज वहां पर किस प्रकार की हैं, राइट, लैंड का उपयोग, जमीन का उपयोग, भूमि का उपयोग वहां पर किस तरीके से किस किस चीज के लिए किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्लान जो है वो तैयार किया जाता है। और दिल्ली का जो मास्टर प्लान है 2041 का, मतलब 2041 में दिल्ली कैसे बनने वाली है, तो 2041 तक दिल्ली बहुत ही बेहतरीन सिटी जो है वो बनेगी। इसमें अगर हम बात करें हाउसिंग सेक्टर की, तो इसमें स्पेशली इसमें रेंटेड अकोमोडेशन को इंसेंटिवाइज किया है। अब ये रेंटेड अकोमोडेशन को इंसेंटिवाइज क्यों किया है? क्योंकि देखो दिल्ली में बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेंट है, भारी मात्रा में माइग्रेंट्स है, यानी कि भारी मात्रा में वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, राइट, जिनका खुद का यहाँ पर घर नहीं है, राइट, जो बाहर से आए हुए हैं। तो ऐसे लोग जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, जो बाहर से आएंगे तो खुद की प्रॉपर्टी तो एकदम से खरीद नहीं पाएंगे, है ना। आएंगे, कमाएंगे, राइट, ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद फिर प्रॉपर्टी वगैरह ले पाएंगे, तो स्टार्टिंग में तो उनको रेंट पे ही रहना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज, रेंटेड अकोमोडेशंस को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो कहा जा रहा है कि वो आए, इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करे ज्यादा से ज्यादा, राइट, किसके ऊपर? रेंटेड अकोमोडेशन के ऊपर, कि लोग आकर रेंट पे जो है वो रह सके, राइट।
इसके अलावा यूजर पे प्रिंसिपल, तो दिल्ली में पार्किंग की प्रॉब्लम, अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा पार्किंग की प्रॉब्लम होती है दिल्ली के अंदर, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब लोग को अगर अपनी व्हीकल को, अपनी गाड़ियों को पार्क करना है तो उनको पे करना पड़ेगा ऑथोराइज पार्किंग फैसिलिटीज को, तो ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है। बट हाँ, इसमें नॉन मोटराइज्ड जो व्हीकल्स जो हैं, बिना मोटर की व्हीकल यानी कि जो प्रदूषण नहीं करती हैं, तो उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, राइट, पार्किंग फीस से। तो ये वाली भी एक बहुत बढ़िया सी चीज़ है, मतलब एक प्रकार से ये इनडायरेक्ट प्रमोशन है कि भैया अगर आप जो है वो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल लेकर आओगे तो आपके लिए पार्किंग फ्री हो जाएगी। तो देखिए कितना बढ़िया प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रदूषण को रोकने के भी प्लान्स इसके अंदर शामिल हैं, यानी कि ओवरऑल प्लान्स हैं यार इसके अंदर। अब सिटी एक बनेगी, राइट, सिटी के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वो सस्टेनेबल प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। मेन एम क्या है कि गाड़ी से निकलने वाले जो धुएं हैं, पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करना है। कैसे? ग्रीन फ्यूल की तरफ जो है वो आप जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है वो स्विच हो, शिफ्ट हो। हाइड्रोजन मिशन ऑलरेडी हमारा है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो आप ग्रीन फ्यूल्स की तरफ जो है वो लेकर जाओ, या फिर अडॉप्ट करो मिक्स्ड यूज, राइट, मतलब कि वो वाला हम लोग को ब्लेंडिंग देखने को मिलती है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह। तो इस प्रकार के पेट्रोलियम को, फ्यूल का जो है वो उपयोग किया जाए। तो ये चीज़ हम पर बताई जा रही है, राइट। और इसके अलावा एक बफर जोन बनाने की जो है वो बात की जा रही है। यमुना नदी के लगभग 300 मीटर की विड्थ पर एक बफर जोन जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे कि नदी जो है वो प्रदूषित ना हो। और आप जानते हैं यमुना नदी कितनी ज़्यादा प्रदूषित हम लोग को देखने को मिल रही है, हो चुकी है। और इसके अलावा पेंडेमिक को भी ध्यान में रखा गया है, राइट, महामारी वगैरह को भी ध्यान में रखा गया है। जैसे कि कल को कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती है, महामारी आती है, तो इन्होंने अलग से एक जगह जो है वो तैयार करके रखी हुई है, क्वारंटीन स्पेस वगैरह, कि अगर कुछ लोगों को क्वारंटीन करना है तो वो किए जा सकें, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। रेफ्यूजी स्पॉट्स वगैरह भी बनाए गए हैं, राइट, यानी कि कुछ ऐसी स्पेस की अगर माइग्रेंट्स अगर आए बाहर से तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, पर्याप्त स्पेस हो कि वहाँ पर वो रुक सकें कुछ समय के लिए, है ना। कॉमन किचन वगैरह, खाने पीने की व्यवस्था उनको प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए भी ये वाली फैसिलिटी भी यहाँ पर बनाई जाएगी, ध्यान में रखी जा रही है। इसके अलावा नाइट टाइम इकोनॉमी को इंप्रूव किया जा रहा है। देखिए कल्चरल फेस्टिवल पर फोकस किया जा रहा है, बस एंटरटेनमेंट पर फोकस किया जा रहा है, मेट्रो पर, स्पोर्ट फैसिलिटीज पर, रिटेल स्टोर्स पर, राइट। तो ये सब चीजें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंक्लूड करी हुई है दिल्ली के नाइट लाइफ सर्किट प्लान के अंदर, यानी कि दिल्ली की नाइट लाइफ को और बेटर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए भी प्लान जो है वो शामिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा पर्याप्त वेंटिलेशन सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए लार्ज स्पेस और भी ओपन एरिया जो है वो तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स बन रहे हैं वो ओपन एरिया के साथ जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार की एयरबॉर्न एपिडेमिक्स जो है वो ना हो, यानी कि हवा से फैलने वाली जो बीमारी वगैरह जो होती है वो एकदम से ना फैलें। इसलिए ओपन स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और नॉन मैकेनिकल वेंटिलेशन की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ है जिसके बारे में एक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट होने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। एक तो पहली बात तो वो पॉलिटिकल इश्यूज हम लोग को देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी कोई जैसे ही प्लान जो है वो बन भी गया तो बाधा जो है वो डालेंगी, राइट, अपोजिशन पार्टी बाधा डालेगी और इस प्रकार की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग बाधा हमें देखने को मिलेगी, राइट। इसके अलावा फंड्स की कमी होगी, है ना, ये चीज़ एक हम लोग को देखने को मिलेगी। फिर करप्शन तो टॉप नंबर 1 पे ही हम लोग को देखने को मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा आड़ा करप्शन हम लोग को देखने को मिलता है ना। इसके अलावा फिर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विल, इच्छा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स की इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है, ब्यूरोक्रेट्स की इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितने अच्छे से कितने तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, राइट। फिर म्यूनसिपैलिटीज़ की एजेंसीज, उनके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये मास्टर प्लान समझ में आ गया होगा। अब देखिए एटलांटिक चार्टर की यहाँ पर बात हो रही है, एटलांटिक चार्टर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि एटलांटिक चार्टर है क्या, फिर हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया। तो देखो एटलांटिक चार्टर एक जॉइंट डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस दौरान जो है वो जारी किया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा और ब्रिटेन के द्वारा, राइट, यूके के द्वारा। इन्होंने एक विजन जो है वो सेट किया कि जब युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद किस प्रकार की दुनिया होने वाली है। पहली बार इसे 14 अगस्त 1941 को अनाउंस किया गया था और इसमें बताया गया कि 26 एलाइड नेशंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, 26 मित्र राष्ट्र जो हमें देखने को मिले, उन्होंने भी प्लेज लिया, यानी कि अपना समर्थन देने का जो है वो वादा किया जनवरी 1942 तक कि वो भी सपोर्ट करेंगे। और मेजर पॉइंट जो है वो इस डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग को, इस घोषणा के अंदर हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो कंट्री
के पास, एक नेशन के पास अधिकार होगा अपनी खुद की सरकार को चूज करने का, यानी कि वॉर के बाद ऐसी दुनिया बनेगी कि हर एक कंट्री के पास अधिकार होना चाहिए अपनी खुद की सरकार को चूज करने का। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो है उसको आसान करना, यानी कि जो कुछ ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज होती है, यानी कि एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहती है और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो बाधा हम लोग को देखने को मिलती है, उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, आसान बनाना है ना। इसके अलावा पोस्ट वॉर डिसआर्मामेंट को लेकर भी चर्चा हुई, यानी कि युद्ध जब खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म होगा तो उसके बाद कंट्रीज जो है वो अपने पास आर्म्स ना रखे, वेपन्स ना रखे, इसकी संख्या जो है वो कम करें। तो ये 3 मेन चीज थी जो कि इस डिक्लेरेशन का हिस्सा हमें देखने को मिली थी। और ये पहला स्टेप था किसकी तरफ? यूनाइटेड नेशन को 1945 में स्टैब्लिश करने की तरफ। तो ये 1941 का जो डिक्लेरेशन है, ये पहला स्टेप हम लोग को देखने को मिला था यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, जो कि 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, राइट। अब इस एटलांटिक चार्टर के अंदर क्या क्या चीजें और इंक्लूडेड है, तो 8 कॉमन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये आधारित है। यूएसए और यूके, ये बेसिकली इन्होंने कहा कि वॉर के बाद ये किसी भी प्रकार से टेरिटरीज के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल नहीं करेंगी। कैसी टेरिटरी? जैसे होता है ना कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ युद्ध लड़ा तो उस कंट्री की कुछ टेरिटरी जो है वो अपने कंट्रोल में जो है वो कर ली, तो ऐसी चीज जो है वो नहीं करेंगी ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। ये ऐसे किसी भी टेरिटोरियल चेंजेस को नहीं करने वाली हैं जो कि वहां की जनता, वहां पर रहने वाली जनता के खिलाफ हो, राइट। यानी कि एक क्षेत्र पर एक जनता जो है वो रह रही है और इस क्षेत्र को जो है वो चेंज बिल्कुल नहीं करेगी, ना यूनाइटेड स्टेट्स ना यूके, राइट। अगर करेंगी तो अगर ये जनता यहां पर जो रह रही है उनकी अगर सहमति है तो किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को एक देखने को मिली है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सेल्फ गवर्नमेंट को रिस्टोर करने पर ये सपोर्ट करेंगे, है ना। यानी कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने राइट अपनी खुद की गवर्नमेंट जो है वो खो दी है, राइट। तो वापस से वॉर के बाद जो है ये कंट्रीज जहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, अराजकता हम लोग को देखने को मिल रही है, कोई भी रूल करने के लिए नहीं है, तो वो खुद ब खुद जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो रिस्टोर करने की, खुद से अपनी गवर्नमेंट को रिस्टोर करें, राइट। तो ऐसा करने के लिए कंट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा यूएसए और यूके के द्वारा। पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो लोगों के पास अपनी खुद की सरकार चूज करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज इस चार्टर के अंदर हमें देखने को मिली। तो ये था एटलांटिक चार्टर, कब का? ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का, राइट, हमें देखने को मिला था, राइट। यानी कि उसी समय का हमें देखने को मिला था, बात कभी नहीं बोलोगे आप, उसी दौरान ही हुआ था, 1941 में ये हमें देखने को मिला था। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट स्पाल्डिंग, इन्होंने अनाउंस किया डिजिटल एटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव को, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है, प्रयास है, जो कि फोकस किस चीज के ऊपर कर रहा है कि पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी को सेव किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो देखिए, हमने जो है वो अभी डिस्कस किया ही है एटलांटिक चार्टर के बारे में, उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था डेमोक्रेसी के ऊपर, कि पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। इस इनिशिएटिव की बात करें गाइस, तो ये क्रिएट किया गया था एटलांटिक चार्टर की स्पिरिट में, है ना। वही चीज़ मैंने आपको बताया, एटलांटिक चार्टर को देखते हुए ही इसे क्रिएट किया गया है। और रिसेंटली हम लोग को एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो देखने को मिली AU KUS की, ऑस्ट्रेलिया UK USA, तो उसी के बाद जो है, या फिर उसी मीटिंग के दौरान, या इसी इस्टेब्लिशमेंट के दौरान जो है, इसके बारे में भी चर्चा हुई, एटलांटिक चार्टर के बारे में। और ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता है कंट्रीज को कि पूरे दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं, राइट, ये मिलकर जो है वो काम करें, किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है उन कंट्री के अंदर, उसको ठीक किया जाए, सही अच्छा जो है वो बनाया जाए। एंड इनिशिएटिव प्रोवाइड करा रहा है पॉलिसी एडवाइस, इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर ये हमें देखने को मिल रही है, जो कि हेल्प करेगी गवर्नमेंट एजेंसीज को और कमर्शियल कंपनीज को, एंटिटीज को, कि वो डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म को काउंटर कर सकें। यानी कि हो क्या रहेगा इस कि आज की डेट में हम लोग को डिजिटलाइजेशन जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें कुछ ऐसी कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है जिनकी मतलब सत्तावाद है, जो ये मतलब कि जो ऑथोरिटेरियनिज्म की हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि वो एक प्रकार से, आप मोनोपोली तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए आप कह सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर डिजिटल कंपनी जो है वो एक मोनोपोली जो है वो अपनी चला रही है मार्केट में। तो उसको भी एंड करने के लिए, उसको भी या फिर काउंटर करने के लिए ये हेल्प करेगा, ये इनिशिएटिव, राइट, पूरे दुनिया भर में कंट्रीज की। तो आपको शायद पता होगा कि जब हमने अभी बात करी एटलांटिक चार्टर के बारे में, तो उसमें ट्रेड से रिलेटेड भी चीजें थी कि ट्रेड को आसान बनाने के लिए एटलांटिक चार्टर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये उसी टाइप से
ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज की जो है वो बात कर रहा है या डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है। और प्रेसिडेंट जॉय बिडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इन्होंने रिसेंटली इंस्पेक्ट किए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो कि अटलांटिक चार्टर से रिलेटेड थे, यानी कि इन्होंने जांच करी थी कुछ डॉक्यूमेंट्स की, राइट। कुछ हम लोग को देखने को मिला था कि कुछ होते ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटलांटिक चार्टर के जो हुआ करते थे, राइट, कुछ दस्तावेज वगैरह, तो उसकी इन्होंने जो है वो जांच करी थी। और ये अटलांटिक चार्टर एक ऐसा डिक्लेरेशन है जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है वो 1941 अगस्त में साइन किया गया था। दोनों लीडर्स ने प्लान किया था कि ये साइन कर रहे हैं नए अटलांटिक चार्टर को किस पर्पस के लिए, कि प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेसी के हैं और ओपन सोसाइटीज को जो है वो प्रमोट करने के लिए ये चीज की गई थी कि पहले तो ये डिफेंड करेंगे प्रिंसिपल्स को कि डेमोक्रेसी पर आंच नहीं आनी चाहिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ ओपन सोसाइटी जो है वो क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक, सिंपल बेसिक सी चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि अटलांटिक चार्टर किससे एसोसिएटेड है, तो आपको डेमोक्रेसी तो जरूर से याद रखना है कि पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए ये हम लोग को देखने को मिला है। तो ये था ओवरऑल टॉपिक। गाइस बात करेंगे कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में। ये होता क्या है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, इसको आसान सिंपल तरीके से समझेंगे। आपको बता दें 2016 में ये कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि जो लोग इस कॉर्ड ब्लड बैंकिंग में इन्वॉल्व हैं, राइट, तो वो जो मार्केट था उसकी वैल्यू जो थी वो 1126 मिलियन यूएस डॉलर की थी 2016 में। और ये बताया जा रहा है कि 2023 में 2772 मिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी, यानी कि काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। इसमें बता रहे हैं कि 13.8% की ग्रोथ जो है वो हम लोग को 2017 से 2023 के बीच में जो है वो देखने को मिलेगी। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 2017 से 2023 में 13.8% की जो है वो बताई जा रही है ग्रोथ रेट। और जैसे जैसे अवेयरनेस जो है वो बढ़ती जा रही है कॉर्ड ब्लड के बेनिफिट से रिलेटेड, स्पेशली कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल के बेनिफिट से रिलेटेड, अलग अलग प्रकार की क्रोनिक डिजीज जो होती है जैसे कैंसर हो गया, राइट, तो उसको ट्रीट करने के लिए जैसे जो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये कॉर्ड ब्लड बैंक जो है उनके नंबर्स भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये है क्या कॉर्ड ब्लड बैंक, थोड़ा समझा दो, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पता होगा कि एम्बिकल कॉर्ड, पता है ना आपको एम्बिकल कॉर्ड क्या होती है, राइट। एम्बिकल कॉर्ड बच्चे से लपटी रहती है मदर की एम्बिकल कॉर्ड, तो डॉक्टर उसे जो है वो कट कर देते हैं और उसको जनरली वो किसी काम की होती है उसको फेंक दिया जाता है ना। बट अब एक रिसर्च के थ्रू, अभी नहीं मतलब टाइम हो गया, एक रिसर्च के थ्रू बताया गया है कि जो एम्बिकल कॉर्ड जो होती है उसमें मौजूद जो ब्लड होता है वो काफी काम का होता है। एक बेबी जैसे ही पैदा होता है, उसका बर्थ होता है एक बेबी का, या मतलब जैसे वो पैदा होती हैं, राइट, बेबी, तब उस समय वो जो ब्लड जो होता है वो इतना ज्यादा काम का होता है कि उसको अगर आप रख दो प्रोटेक्ट करके उसको सेव करके सिक्योर करके स्टोर करके रख दो, फिर इन फ्यूचर वो बेबी को अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती, कोई बीमारी होती, जैसे फॉर एग्जांपल आगे चल के कैंसर हो गया, तो इस कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है इस ब्लड की मदद से जो कि इन्होंने रखा था स्टोर करके, जो एम्बिकल कॉर्ड में जो ब्लड था। तो ये जो कॉर्ड है ये एम्बिकल कॉर्ड का कॉर्ड है और ये ब्लड जो है वो एम्बिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड होता है बेबी के बर्थ के समय। तो क्या होता है कि पेरेंट्स को काफी सारी कंपनीज आज की डेट में इमोशनल करती हैं, राइट, कि आपका बेबी है और देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। अब देखो माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर देते हैं यार, है ना, तो उनको इमोशनल किया जाता है, ये इमोशनल गेम में फंसाया जाता है काफी सारी कंपनीज के द्वारा कि यार आपका बच्चा जो है वो बड़ा होगा, अगर बाय चांस खुदा ना खास्ते जैसे करते हैं ना इंश्योरेंस वाली कंपनी कितना जो है वो करती हैं कि कल को कुछ हो गया, तो फिर LIC वाली कंपनी कितना कुछ करती है ना इस प्रकार से इमोशनल ड्रामेज। तो वही चीज, तो ये कंपनी बोलती है आकर कि अगर कल को कुछ हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है, राइट, हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, बट हो गया तो आपके पास एटलीस्ट ये सेव रहे ये ब्लड। और इस ब्लड को सेव करने के लिए 50,000, 1 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़ तक कई बार जो है वो चला जाता है, राइट, प्राइजेस। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, भाई अब अमीर आदमी है तो उसके फिर अलग जलवे होंगे, अलग छोचले होंगे, है ना, तो वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो वही वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली और इसी के चलते काफी सारे ब्लड बैंक्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, राइट। और बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा इस प्रकार की सर्विसेज भी जो है वो बढ़ गई हैं, ब्लड बैंकिंग सर्विसेज। तो अब ये कॉर्ड ब्लड क्या है, तो पूरी चीज तो मैंने आपको समझाई दी है। कॉर्ड ब्लड मतलब कि अम्बिकल कॉर्ड जो हम लोग को देखने को मिलता है उसमें जो ब्लड होता है उसको कॉर्ड ब्लड कहते हैं, राइट। ये ब्लड जो होता है जो कि अम्बिकल कॉर्ड में बच जाता है
राइट, पोस्ट डिलीवरी के समय पर, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पर इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, राइट, जिसे हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है वेरियस टाइप्स की बीमारियों को ठीक करने के लिए, जैसा मैंने भी आपको समझाया सिंपल लैंग्वेज में। और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें कॉर्ड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको फ्रीज किया जाता है उसके स्टेम सेल में, और दूसरे सेल्स इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, इम्यून सिस्टम के, जो जिसका उपयोग फ्यूचर में किया जा सकता है। तो ये सब चीजें कॉर्ड बैंकिंग के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। पूरे दुनिया भर में कॉर्ड ब्लड बैंक जो होता है वो रिकमेंड किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए, राइट, जैसे कि कुछ कैंसर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, हीमेटोलॉजिकल कैंसर्स, राइट, और कोई डिसऑर्डर्स वगैरह हुए या प्रॉब्लम हुई किसी बॉडी में, किसी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज भी हुई, तो उसमें भी ये ब्लड जो होता है वो काफी मददकारी होता है। और कोई भी दूसरी कंडीशन जैसे हमें देखने को मिलता है जो कि किससे एसोसिएटेड है? स्टेम सेल से एसोसिएटेड है, राइट, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक ये प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक इसकी आप कह सकते हैं अभी पुष्टि जो है वो नहीं हुई है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। बट हाँ, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में क्लैरिटी जो है वो मिल गई है कि हाँ, ये कुछ क्रॉनिक डिजीज को जो है वो एंड कर सकता है, ये अम्बिकल कॉर्ड से निकला हुआ ब्लड। एंड इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? अम्बिकल क्लॉट का फ्लूइड जो होता है इसमें काफी सारे स्टेम सेल्स होते हैं, भारी मात्रा में स्टेम सेल्स होते हैं। इनका उपयोग किया जा सकता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ब्लड डिजीज जैसे कि एनीमिया, कुछ इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और बाकी ये फ्लूइड जो होता है वो इजीली कलेक्ट किया जाता है। बताया जाता है कि इसके अंदर 10 गुना ज्यादा स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कलेक्ट किए जाते हैं बोन मैरो से। तो एक इंसान की बॉडी में जो बोन मैरो होता है उसका इंटू 10 आप कर लो, राइट, तो उतना ये ब्लड के अंदर होता है, अम्बिकल कॉर्ड वाले ब्लड के अंदर होता है। और स्टेम सेल्स जो हम लोग को इस कॉर्ड ब्लड के अंदर से देखने को मिलते हैं वो रेयरली, मतलब बहुत ही हमें देखने को मिलता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है ना उसको कैरी करने की इसकी क्षमता बहुत कम होती है, रेयर होती है, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जो चिंता जो है आज की डेट में ये स्टेम सेल बैंकिंग से एसोसिएटेड या कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से एसोसिएटेड, तो बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल में स्टेम सेल बैंकिंग जो है वो काफी तेजी से इसकी मार्केटिंग जो है वो हो रही है, राइट, और काफी सारी कंपनी बहुत ज्यादा फीस जो है वो चार्ज करती है पेरेंट से सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि इस स्टेम सेल को या कॉर्ड ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए। तो बहुत पैसा जो है वो चार्ज किया जाता है, वही इमोशनल गेम और ड्रामे जो है वो खेले जाते हैं। और चिंता यही है कि कंपनी जो है वो कन्विंस कर लेती है पेरेंट्स को कि आप जो है वो अपने बच्चे के फ्यूचर को जो है वो देखें, राइट, और इमोशनल मार्केटिंग जो है वो करती है कि कल को उसको कुछ हो जाएगा तो आप बचा पाएंगे क्योंकि आपने उसके ब्लड को जो है वो हमारे पास जो है वो रखवा दिया सिक्योरली, राइट। और अभी तक कोई भी साइंटिफिक बेसिस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है इसके फ्यूचर यूज के लिए। देखो, कॉर्ड ब्लड के अंदर जो स्टेम सेल्स है वो उपयोगी है, वो वेरियस प्रकार की बीमारी ठीक कर सकता है, बट ये फ्यूचर में उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर, उस लिविंग बीइंग पर काम करेगा या नहीं करेगा तो वो अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है, राइट। तो ये यही एक कंसर्न है एथिकली और सोशली भी कि किस प्रकार से इमोशनल ड्रामा करके जो है वो लूटा जा रहा है पेरेंट्स को, तो वो वाली बात है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका एक आपको अच्छा आइडिया, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए ये वाला टॉपिक जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये टॉपिक है। भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास जी, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर खतरे का संकेत दिया है। इन्होंने जो है वो आगाह किया है इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को कि भैया ध्यान से डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करें। चिंता जो व्यक्त की गई है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न जो है वो बताया जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टेबल नहीं है ना यार ये वाली चीज। और अगर क्रिप्टो करेंसी अगर बात करें बिटकॉइंस वगैरह की, राइट, जो कि आपको पता ही नहीं है कि किसके द्वारा जो है ये लाई गई है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन ये हमें देखने को मिलती है। इवन तो आरबीआई ने तक कह दिया था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए, राइट, बट क्या हमारी कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी अलाउड है या नहीं है, बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर। तो अलाउड है, राइट, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर को जो है वो रद्द किया था, आपको पता होगा इस चीज के बारे में, पलट दिया था आरबीआई के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। आरबीआई के ऑर्डर के तहत बताया गया था कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर बैन लगाया जाए इंडिया में। तो आरबीआई ने ये ऑर्डर दिया था कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर बैन होना चाहिए, बट इस ऑर्डर को जो है वो हटाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग इंडिया में की जा सकती है।
फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी काफी तेजी से बढ़ गई, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल के द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी का एक ऐड भी आया था, राइट, यानी कि एक एप्लीकेशन का ऐड आया था, राइट। और क्रिप्टो का क्रेज जो है वो इंडियन इन्वेस्टर्स में बना रहा, स्पेशली रिटेलर्स के अंदर, राइट, या रिटेल पर्पस के लिए, खरीदारी और बेचने के लिए। अब किस प्रकार से सरकार ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया इस चीज पर, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है गाइस, ये अभी तक कोई भी कानून लेकर नहीं आई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, राइट। इसका कंसल्टेशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी चल रहा है, और काफी सारे ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के कमेंट्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। बट अभी तक कोई भी ऐसी कोई कानून वगैरह जो है वो सामने नहीं आया है। काफी सारी चिंता व्यक्त की गई, उसके बावजूद भी सरकार ने अभी भी मतलब जैसे कि सरकार जो है वो हालांकि चाहती है कि एक सीवियर लिमिट जो है वो करना रखना ट्रेडिंग के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी पर, बट वो अभी तक जो है वो नहीं हुआ है। कई बार चेतावनी भी जो है वो दी है, इसके बाद भी ऐसा कुछ जो है वो नहीं हुआ, यानी कि आरबीआई ने तक अभी भी देखिए जैसे चेतावनी दी गई, बट फिर भी गवर्नमेंट जो है वो कोई लिमिटेशन जो है वो लेकर नहीं आई, या फिर किसी प्रकार से रोक लगाने की गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की गई। तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है, तो एक इंटर मिनिस्टेरियल पैनल क्रिप्टो करेंसी पर हमें देखने को मिला, जिसने रिकमेंड किया कि सभी की सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सिवाय किसी भी वर्चुअल करेंसी को छोड़कर, राइट, जो कि स्टेट के द्वारा इशू की गई है, वो इंडिया के अंदर प्रोहिबिट होगी, मतलब कि इंडिया में बैन कर दी जाएगी। मतलब क्लियरली इंटर मिनिस्टेरियल पैनल का ये रिकमेंडेशन था कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सिवाय उनको छोड़कर जो सरकार ने इशू करी है, राइट, तो वो बैन कर देंगे, है ना, वो हटा देंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसर्न चिंता जो है वो व्यक्त करी कि क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेड होता है इंडियन मार्केट के अंदर, राइट, उसको लेकर चिंता व्यक्त करी, और इस चीज के बारे में केंद्र सरकार को जो है वो कन्वे किया। और फिर मार्च 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो क्रिप्टो करेंसीज में अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। और आरबीआई के सर्कुलर को, यानी कि उनके ऑर्डर को, जिस ऑर्डर ने जो है वो बैन करा था कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया के अंदर ट्रेड नहीं करेगा क्रिप्टो करेंसी में, तो इसको जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में रद्द कर दिया। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या गाइस, तो आप जानते ही हैं कि ये डिजिटल करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें इंक्रिप्शन टेक्निक है, राइट, बहुत ही सिक्योर टेक्निक जिसमें हम लोग को देखने को मिलती है। आपको पता ही नहीं कि किसने इसको जारी किया है और किससे निकाला गया है, यानी कि किसके अकाउंट से गया है, किसके अकाउंट तक पहुंचा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई भी हम लोग को रेगुलेटर नहीं देखने को मिलता, रेगुलेट करने वाला, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये इंक्रिप्शन टेक्निक ही जो होती है ये रेगुलेट करती है, मतलब टेक्निक कोई कोई इंस्टीट्यूशन रेगुलेट नहीं करता। जैसे बैंक के मामले में आपने अपने अकाउंट से पैसा जो है वो ट्रांसफर करके अपने फ्रेंड के अकाउंट पे जो है वो डाल दिया, राइट। तो आपने अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया, अपने फ्रेंड के अकाउंट पे डाल दिया, तो बैंक के पास आप जाकर पूछ सकते हो कि भैया ये मेरा पैसा जो है वो किस अकाउंट पे गया, तो बैंक आपको डिटेल देगा कि नहीं देगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है इस केस में, चाहे हम बात करें बिटकॉइन वगैरह के केस में या क्रिप्टो करेंसी के इन जनरल, क्योंकि ये बहुत ही इंक्रिप्शन टेक्निक के ऊपर, सिक्योर टेक्निक के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और यही जो इसकी इंक्रिप्शन टेक्निक है, सिर्फ यही टेक्निक ही जो होती है वो वेरीफाई करने का काम करती है और फंड्स को ट्रांसफर करने का काम करती है, और इसमें जैसे कि कोई भी बैंक वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये एक खास चीज क्रिप्टो करेंसी की देखने को मिलती है। एग्जांपल में बिटकॉइन, इथीरियम, तो ये इसके एग्जांपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और आरबीआई क्यों इसके अगेंस्ट है क्रिप्टो करेंसी के, तो सॉवरेन गारंटी नहीं प्रोवाइड कराता। जैसे कि अगर आपका बैंक में पैसा एकदम से कट जाए तो आप जाकर बैंक में कंप्लेन कर सकते हो ना, आप बैंक में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, भाई मेरा पैसा कटा क्यों, क्या वजह है ये पैसा कटने की, बोल सकते हो ना। आपका क्रिप्टो करेंसी का जो वॉलेट है उससे पैसा निकल जाएगा तो आप किसके पास जाओगे, किसी के पास नहीं जा पाओगे, है ना। तो कोई भी लीगल गारंटी या लीगल टेंडर जो है वो नहीं हम लोग को देखने को मिलती क्रिप्टो करेंसी, तो ये एक बड़ी चिंता है। चलो मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करें, इसको इस तरीके समझो जैसे कि आज आपने बिटकॉइन पर 10,000 रुपए लगा दिए, आप सोकर कल उठे और आपने देखा कि अरे वो तो 1 करोड़ हो गया, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं। आपने तो फोन लगाया टोयोटा के शोरूम पे, बोला कि एक फॉर्च्यूनर मेरे नाम की बुक करके रखो, राइट। फिर आपने, आपके दिमाग चला, आपने बोला कि यार मैं एक दिन में 10,000 का 1 करोड़ मैंने जीत लिया है, अगर मैं 1 लाख रुपए लगा दूं तो कल तो बाप रे, मैं तो घर के बाहर मेरे रोल्स रॉयस खड़ी होंगी, वो भी एक नहीं दो दो, मेरे नौकर के पास रोल्स रॉयस होगी, मेरी तो दूर की बात है। तो आप तो भैया ख्यालों में चले गए। बट सवाल ये उठता है कि आपका 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा। तो आप इधर उधर गए, आपने दोस्त यार से जो बोला कि भाई दे पैसे, कल 1 का डबल करके दूंगा मैं तेरे को, 1 का डबल करके दूंगा। आप गए जगह जगह जाके आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, 1 का डबल बोल के, और रख लिया अपने पैसा। बस आपने डाला पैसा, बस सो गए। नेक्स्ट डे उठे,
कितने, मेरे ख्याल से आपने 1 लाख रुपए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने डाल दिए, नेक्स्ट डे आप उठे वो माइनस में चला गया अकाउंट, माइनस में चला गया मतलब कि अगली बार आप डालोगे तो आपको पहले माइनस भरना पड़ेगा और फिर या फिर आप ये मान के चलो माइनस तो ज्यादा हो गया, जीरो हो गया, गायब। अब आप कंप्लेन भी ना कर पाओ किसी के पास, दूसरा गिर गया ये, फिर आपके पास आएगा वो तोतला सेठ, फिर हेरा फेरी वाला 1 का डबल वाला, तूप ताप लेने का, याद आ रहा है तोतला सेठ तो वही वाली चीज। तो ये मार्केट वॉलेटिलिटी, आपको नहीं पता कितनी मतलब ऊपर पहुंचा दे आपको या एक झटके में नीचे गिरा दे। फिर वही सब सिक्योरिटी का रिस्क, राइट, क्रिप्टो करेंसी ये डिजिटल हम लोग को देखने को मिलती है, बिना प्राइवेट की के ओपन नहीं होगी है, और ये घूम गई तो मतलब गायब। अभी वो था ना मेरे ख्याल से एक फेमस यूट्यूबर है आशीष चंचलानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने भी यही बिटकॉइन को लेकर अभी एक उनका एक एपिसोड जब आया था, शायद किसी ने देखा हो तो रिलेट कर गए होंगे, राइट, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, राइट, कि उसके पास प्राइवेट की चाहिए होती है इसमें, अब प्राइवेट की नहीं है तो फिर नहीं खुल पाएगा भाई, अब ये घूम जाएगी अगर तो फिर गए पैसे, गायब, है ना। फिर मालवेयर थ्रेट्स, इस प्रकार से आपकी प्राइवेट की को चुराने के लिए लोग बैठे हुए हैं, राइट, कि आप वो देखना चाहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया, और अभी हाई हो गया तो आपकी प्राइवेट की जो है वो चुरा ली जाएगी। फिर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी भी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जो मनी लॉन्डर्स जो होते हैं, जो जैसे क्रिमिनल्स वगैरह जो होते हैं, वो इस पर्टिकुलर बिटकॉइंस में जो है वो ट्रांसफर करते हैं, यानी कि पेमेंट को, पैसों को, क्योंकि इसमें पकड़ाएगा नहीं ना किसके पास पैसा गया, किससे निकल के गया, तो वो वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और फिर एससी गर्ग कमेटी के रिकमेंडेशन को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बैन एनीबडी हु माइंस। एससी गर्ग कमेटी ने क्लियरली जो है वो इस चीज के बारे में बोला था कि जो भी माइन करता है, जो कि बनाता है क्रिप्टो करेंसी को, तो उसको जो है वो पहली बात तो माइनिंग को बैन करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जो भी ट्रांजेक्ट करता है, डील करता है क्रिप्टो करेंसी में। और इन्होंने ये भी कहा कि 1 से 10 साल तक की सजा जो है उसको सुनाई जाए अगर कोई भी डिजिटल करेंसी पर इस प्रकार से जो है वो काम कर रहा है तो, राइट, जो कि इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। इवन इन्होंने ये भी कहा कि अगर इससे एक्सचेकर को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो 3 गुना ज्यादा उस नुकसान का जो है वो लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। इवन आखिरी में एंड करते करते इस पैनल ने ये भी बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब सोचना भी चाहिए, मतलब एकदम से जमाना जो है वो चेंज हो रहा है, डिजिटल करेंसी में जमाना जो है वो जा रहा है, स्विच कर रहा है, तो इनको खुद को अपनी करेंसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी लानी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ा ब्रॉडली सोचना चाहिए। तो ऐसा बोल के एससी गर्ग कमेटी ने जो है अपने रिकमेंडेशन को एंड किया। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इस प्रिविलेज मोशन एक मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो लगाया गया है। तो प्रिविलेज मोशन क्या है, इस चीज को आपको समझना जरूरी है। ये जो टॉपिक अभी न्यूज में है वो इतना कुछ खास काम का नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ चीज जो है वो नहीं पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप देखिएगा, मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रिविलेज मोशन की। अगर बाई चांस मैं ना प्रोवाइड करा पाया, भूल गया इन केस, तो आप मुझे याद दिला देना, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, पिन कर दूंगा, यानी कि टॉप पर रख दूंगा सबसे। और पूरा मुद्दा क्या है, तो ये उतना कुछ खास काम का नहीं कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट वैलिडेशन एक्ट 2010। इसने कहा है कि जो भी चेयरपर्सन जो होगा वो किसका, एनएमए का, क्या एनएमए मतलब कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का जो भी चेयरपर्सन होगा, तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपर्टीज होना चाहिए आर्कियोलॉजी में, राइट, या फिर कंट्री और टाउन प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में, हेरिटेज में, कंजर्वेशन, आर्किटेक्चरल लॉ में, मतलब कि एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए चेयरमैन की। अभी हुआ क्या है कि एक कोई चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, मिस्टर विजय, एमपी तरुण विजय अपॉइंट किए गए एज अ चेयरमैन के तौर पर एनएमए के, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के। तो कहा जा रहा है कि इस पोस्ट की इन्हें जो अपॉइंट किया गया है वो क्वालिफाइड नहीं है। तो इसको लेकर एक हमें देखने को मिला कि जयराम रमेश जी ने जो वो लगा दिया, प्रिविलेज मोशन जो है वो इनके अगेंस्ट लगा दिया। ठीक है, तो बस ये चीज थी छोटी सी जो कि न्यूज में थी, वो भी मैंने आपको बता दी, हालांकि उतनी कुछ खास काम की नहीं है। मेन चीज है प्रिविलेज मोशन के बारे में आपको जानना, जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। तो ये है क्या, तो ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। हालांकि आपको इसके नाम से ही पता लग जाना चाहिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम से क्या समझ रहा है। एशिया और पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, एशियन क्षेत्र में और पैसिफिक क्षेत्र में जो कंट्रीज हैं, उनका बेसिकली ये फोरम है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है। इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी को बढ़ाने के ऊपर बेस्ड है, कोऑपरेशन यानी ये जो इनके मेंबर स्टेट्स हैं आपस में मिलकर इकोनॉमी एनहांस करने पर फोकस करेंगे। बट देखिए गाइस, एपीईसी और जो मेजॉरिटी तौर पर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें मेन डिफरेंस क्या है मैं भी आपको समझाता हूं, क्योंकि ये चीज आप लोग को सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है। तो देखो गाइस, अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, उनका मेन काम क्या होता है कि सब साथ में मिलकर ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, डेवलप करें, इकोनॉमी को एनहांस करें, इकोनॉमी को बढ़ाएं। इस पर मेनली ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस हम लोग को देखने को मिलता है। बट एपीईसी का फोकस और भी कहीं ज्यादा है। एपीईसी मेनली फोकस करती है लोगों के ऊपर कि एपीईसी की जो मेंबर कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज में रहने वाले जो लोग हैं उनको फायदा मिलना चाहिए स्पेसिफिकली, तो इस पर एपीईसी का ज्यादा फोकस होता है। तो इस पर देखते हैं। देखो
यहाँ पर एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में इंटरडिपेंडेंसी को बढ़ाना है, यानी कि आपस में कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करें जिससे कि वो ग्रोथ कर सकें, ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी यानी कि वेल्थ वगैरह इकोनॉमिकली जो है वो एनहांस हो सके, एक्सेलरेशन इकोनॉमी में देखने को मिल सके, तो इस पर ये फोकस होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली लोगों के ऊपर फोकस किया जाता है कि क्षेत्र पर जो रहने वाले जो लोग हैं एपीईसी में, तो उनको बेसिकली फायदा मिलना चाहिए और कैसे ये फायदा प्रोवाइड कराते हैं, तो बैलेंस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव और सिक्योर ग्रोथ को प्रमोट करते हुए ये लोगों का फायदा प्रोवाइड कराता है। उसका एक आदि जब प्रोजेक्ट आप सुनोगे तब आपको इसके बारे में पता लगेगा। जैसे कि एक प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आज की डेट में रूरल कम्युनिटीज को, गांव क्षेत्र में रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनको डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है। तो देखिए आप लोगों के अंदर ट्रेनिंग वगैरह स्किल्स डेवलपमेंट किया जा रहा है लोगों में, जिससे कि लोग जो है वो खुद ब खुद ग्रोथ कर सकें। तो स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट करते हुए लोगों में इंप्रूवमेंट करने पर ये फोरम काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, राइट। इसके अलावा जो महिला है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि एपीईसी की मेंबर कंट्रीज जो है वहां पर मौजूद जो महिलाएं हैं तो वो महिलाओं को बेसिकली ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकें दूसरी कंट्रीज में। तो इस प्रकार से मदद की जा रही है लोगों की इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू, राइट। ये हेल्प करती है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मौजूद सभी रेसिडेंट्स को कि सभी रेसिडेंट जो है वो आपस में पार्टिसिपेट करें और अपनी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, राइट, इनकम को जनरेट करें। इसके अलावा साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के ऊपर भी फोकस करती है ये वाला ग्रुप एशिया पैसिफिक। तो जो क्लाइमेट चेंज आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं तो उस पर काम किया जाता है, उस पर बातचीत की जाती है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हमको रोकना है, राइट। तो टेंपरेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, कैसे इसको रोकना है। साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाता है कि ज्यादा हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज की एनर्जी पर काम करें, फोकस करें, राइट। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम से कम हो, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स की एनर्जी को हम यूज करते हैं तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मेनली फोकस करते हैं। तो देखिए कि इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ सीमित ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है या इकोनॉमिक जनरेशन के ऊपर नहीं है। इनका जो टारगेट है वो स्पेसिफिकली जो लोग हैं, सिटीजंस जो हैं, उनके इंप्रूवमेंट के ऊपर है कि उनको जो है वो फायदा मिले, हर एक इंडिविजुअल को फायदा मिले, इस पर मेनली टारगेट करते हैं फोकस। नहीं सिर्फ इंडिविजुअल, एनवायरमेंट भी जो है वो हेल्दी रहे। साथ ही साथ सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉरेस्ट का होना चाहिए, इस चीज को भी प्रमोट करते हैं। मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट। और अलाउ किया जाता है मेंबर्स को कि मेंबर जो है यानी कि फोरम की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट नए जो चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको खत्म करने पर फोकस करें। जैसे कि आज की डेट में जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो सिनेरियो होगा उस पर भी फोकस करते हैं, डिजास्टर रेजिलियंस को ये इंश्योर करने पर फोकस करते हैं, पैंडेमिक्स जो आज की डेट में कोरोना वायरस हम लोग देख रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है इस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा टेररिज्म को कैसे खत्म करना है, एड्रेस करना है, तो इस पर बेसिकली बातचीत होती है। ये सिर्फ फोरम इकोनॉमी के ऊपर बेस नहीं है, इसका नाम इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो लिखा हुआ है, बट इस पर मत जाना, इस पर कंफ्यूजन मत होना। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो और भी ज्यादा एनहांस और भी ज्यादा बड़े हैं, नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि इस टॉपिक पर हम लोग को मेनली फोकस करते हुए चलना है। ऐसे टॉपिक यूपीएससी सिविल सर्विसेज उठाती है और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके कौन से मेंबर्स होते हैं। पहली चीज तो याद रखना 20 वर्ष के मेंबर्स होते हैं, बट एक टास्क भी मैं आपको साथ ही साथ दे रहा हूं। आप चलिए खड़े होइए और आपके स्टडी रूम में जो बड़ा सा मैप होगा दीवार पे, वर्ल्ड मैप, अगर नहीं है तो चिपकाना है आपको, बड़ा सा वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, और जाइए दीवार के पास जाइए और जो कंट्रीज का मैं नाम ले रहा हूं उन कंट्रीज के ऊपर अपने फिंगर्स रखिए। ये एपीईसी की मेंबर कंट्रीज हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी और कनाडा, चिले, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग और इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, रशियन फेडरेशन रशिया यानी कि, इसके अलावा सिंगापुर, फिर ताइपी, चाइनीज ताइपी और थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वियतनाम। तो ये 21 कंट्रीज का ये एक फोरम, एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है एपीईसी का, राइट।